गुड इवनिंग। न्यूजीलैंड के लिए हम तैयार हैं। क्या आपकी ड्रीम 11 तैयार है? ओके, गुड इवनिंग। आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा, आवाज़ जा रही है? एक बार सभी लोग बता दो। जूही शर्मा, गुड इवनिंग। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और जैसा कि डेली की तरीके से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हिस्ट्री से। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1985 में बना था। आ जाओ सभी लोग, हमने शुरू कर दिया। हिस्ट्री से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आपको ये बताना है कि ये आइडिया किसका था। आपके ऑप्शन है ए हुइम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लॉर्ड रिपन या दादा भाई नौरोजी। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। वैशाली, गुड इवनिंग। चलो, तो आप लोग आंसर देते रहो। मैं हल्का सा बताता हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन आता ही रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ओके, वैशाली ने आप बताया है ए, और बाकी लोग भी आंसर दो। तो इसमें होता क्या है, हल्का सा हम जानने की कोशिश करेंगे। जब 1857 का रिवोल्ट होता है, आप सभी लोग जानते हैं, सिपाही म्यूटनी कहते हैं। तो इसमें हुआ क्या था, ये म्यूटनी हुआ था, तो इसी के लिए जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। उसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का राय दिया। अपने देश में बहुत सारे ग्रुप थे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे जो इंडियंस द्वारा बनाया गया था। तो उन सभी को मर्ज करके और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है, आप सभी लोग जानते हैं। फिर इसके बाद जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है, उस समय हमारे देश का जो गवर्नर जनरल यानी कि था, वायसराय था, वो डफरिन था। डफरिन ने इसको एडवाइस दिया था कि कुछ ऐसा बनाओ। तो उस समय जो एओ हुइम थे, ये एक रिटायर्ड उस समय के सिविल, एक तरीके से आप कह सकते हो जो इसमें आईएएस होते हैं, उस समय के ये रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो हल्का सा हम जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। चंचल, गुड इवनिंग। ए आंसर, सविता जी, गुड इवनिंग। तो हल्का सा और हम जानेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे, और ये तो कभी गलत नहीं होने वाला है आपका। तो इस तरीके से अगर पूछ लेता है, मेन आर्किटेक्ट पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये दोनों जो थे मेन आर्किटेक्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहला सेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था, और 1885 में कहाँ हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये बॉम्बे में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम पूछ लेता है, ये बॉम्बे में है। और इसे प्रिसाइड कौन किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तीसरे अध्यक्ष कौन थे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। पहला तो मैंने बता दिया है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे कौन थे और तीसरे कौन थे। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे। ये भी आप बताओ कि पहले मुस्लिम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे, और ये भी बताओ कि पहला वीमन कौन बनी थी कांग्रेस की प्रेसिडेंट। जल्दी से बताओ आप लोग, तब तक और भी कुछ इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाता है। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ पहला याद रखना है। तो पहले कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। दूसरा अगर पूछ ले तो दूसरा जो था वो थे दादा भाई नौरोजी, और तीसरे जो थे सैयद बिन तैयब जी, यही फर्स्ट मुस्लिम भी थे।
चलो इतना आप समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, कांग्रेस का विभाजन जब हुआ था 1907 में, तो उस समय प्रेसिडेंट कौन था? तो रास बिहारी घोष उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इसके बाद पूछ लेता है कि एनी बेसेंट, ये कलकत्ता सेशन की प्रेसिडेंट थी और पहली महिला प्रेसिडेंट थी। इसके बाद पूछ लेता है फर्स्ट यूरोपियन कौन था? तो 1888 यानी कांग्रेस जब बना था उसके 4 साल बाद जॉर्ज यूले बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। इसके बाद अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट गया सेशन हुआ था। कल मैं गया सेशन के बारे में आपको बताया था, यहीं से स्वराज पार्टी बना था और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे देखना है कि आपको याद है कि नहीं। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष और सेक्रेटरी कौन था? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। इसके बाद 1916 इंपॉर्टेंट है। 1916 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिले थे, क्योंकि यहाँ से जब 1909 में मुस्लिम लीग को यानी मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है तो यहाँ से मतभेद शुरू हो जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1924 का जो बेलगाम का सेशन था, महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट थे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 1925 का कानपुर का सेशन, और क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पहली महिला, भारतीय महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो हो जाएगा कानपुर का सेशन, और वो थी सरोजिनी नायडू जी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए 1930 का सेशन। 1930 का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहीं से झंडा फहराया गया था और यहीं से बोला गया था 26 जनवरी को कि लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 1938 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट बने थे। 1939 का जो सेशन हुआ था, इस बार भी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे, पर दिक्कत ये हुआ था उनके अपोजिट में पत्तभी सीतारमैया थे जिसे गांधी जी सपोर्ट करते थे, पर वो हार गए और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। और तभी गांधी जी ने बोला था इनका हार मतलब मेरा हार, और ये बोल के वो चले गए। तो सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उस पद से रिजाइन देके अपना एक नया ग्रुप बनाया। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा ग्रुप बनाया था, कौन सा ब्लॉक बनाया था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में। तो इसके बाद जो सेशन, तो उनके बाद जब सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन दे दिया था तो राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद 1940 का प्रेसिडेंटशिप जो था वो अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। आप सभी को पता है 1940 के बाद अपने देश में बहुत आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद कांग्रेस का कोई सेशन ही नहीं होता है। तो 1940 से लेके 1946 तक यही बेचारे प्रेसिडेंट रहते हैं और इनका नाम था अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आने का मतलब है कि अब देश आज़ाद होने वाला है। तो इसके बाद 1946 में जो प्रेसिडेंट बनते हैं और वो कौन थे? आचार्य जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और ये जो था आखिरी सेशन था आज़ादी के पहले का। इसके बाद पूछ लेता है आज़ादी के बाद कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो पत्तभी सीतारमैया थे जो 1948 में बने थे। तो इस तरीके से कांग्रेस के सारे प्रेसिडेंट को मैंने आपको बता दिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम हल्का सा और जानेंगे सेफ्टी वाल्व थ्योरी के बारे में। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने दिया था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने दिया था। मैं आपको हल्का सा बताऊंगा। सेफ्टी वाल्व थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो रहा है उसको फैलने ना दिया जाए, उसको ग्रो ना होने दे, उसको रोक लिया जाए। इसीलिए इन्होंने जो कांग्रेस बना था लाला लाजपत राय जी ने इसे सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहा। आरपी दत्त ने इसे क्या बोला था? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला था। और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे इन्होंने लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी बोला था। एक क्वेश्चन बहुत पूछता, जब कांग्रेस का ये बना था तो उस समय गवर्नर वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड डफरिन जो थे उसमें वायसराय थे। तो आई थिंक आपको पूरा कांग्रेस के बारे में हर एक चीज समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं आज के सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है पॉलिटी से। तो इसका आंसर दो सभी लोग। ओके, रुतिका ने बिल्कुल सही बताया है, फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को बापू नाम दिया। हाँ बिल्कुल सही है, बापू नाम दिया था।
और राष्ट्रपिता कब बोला था, अगर आपको ये भी पता हो तो आप बताइए। नितेश, गुड इवनिंग। ओके, याद हो जाता है, कई बार रिवीजन जब हम करते हैं तो याद हो जाता है। और ऋतिका जी, सरोजिनी नायडू, बिल्कुल सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। एक बार और मैं बता दूं आपको, फॉरवर्ड जो उस 1922 के गया सेशन से जो बनता है, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं CR दास यानी चित्तरंजन दास, और सेक्रेटरी जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू जी थे। इसका आंसर दो सभी लोग। जो इलेक्शन होता है पंचायत का और म्यूनिसिपैलिटी का, उसका इलेक्शन कौन करवाता है? आपके ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी खुद करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस एरिया का कराता है। ऋतिका ने बी बोला है राज्य चुनाव आयोग। इसके बाद वैशाली ने बी बोला है। रीता जी आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। खुशबू ने 2 का ए बोला है भारत चुनाव आयोग। तो सबसे पहले ऋतिका जी के लिए सभी लोग तालियां बजा दो, इन्होंने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया है। हल्का सा आपको मैं इसके बारे में हिस्ट्री आपको बताऊंगा। हमारे देश में गांधी जी चाहते थे कि ये पंचायती राज आए, पर जब देश आज़ाद होता है तो उनकी बात नहीं मानी जाती है, उनको साइड में कर देते हैं। फिर क्या होता है, एट लास्ट ये लगा देश को या भारत सरकार को कि नहीं, पंचायत होना चाहिए, तो इसे ऐड किया जाता है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को कब ऐड किया, संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, कौन सा पार्ट ऐड हुआ, कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ? जल्दी से अगर आपको पता हो तो बताओ। और मैं आपको बता दूं, अपने देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये इलेक्शन कराता है लोकसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन ये कराता है, यानी कि स्टेट का इलेक्शन भी यही कराता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ये विधानसभा का इलेक्शन नहीं कराता है, ये आपको याद रखना है। पंचायत जो है और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। रट लो आप लोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत का इलेक्शन कराता है। चलो अब मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। चलो आप देख रहा हूं कौन बताया है। राधिका ने 2 का सी बताया है। हाँ, ऋतिका ने बताया 11। चलो मैं बता दे रहा हूं सभी को। इससे ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था पंचायती राज को। फिर 74th से म्यूनिसिपैलिटी को ऐड किया गया था 1992 में। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगर हम पंचायत राज की बात करें तो एक नया पार्ट ऐड किया गया और वो था 11, और म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो वो पार्ट 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर हम देखें ग्राम पंचायत, अगर आर्टिकल की बात करें तो डीपीएसपी में आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत की बात करता है। अब हल्का सा और हम जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि आप जब और डीप जानेंगे तो फिर कभी क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं आता है। ओके, 73, 74 चंद्रेश जी आपने बिल्कुल सही बताया। निशी गुड इवनिंग। 59A। चलो अब हम देखते हैं इसके बारे में। जब पंचायती राज, जब अपने देश में कुछ बनना होता है ना, तो कमीशन बनाया जाता है। मैं हर बार बताता हूं, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ पहला ओबीसी कमीशन कब बना था, जल्दी बताओ आप लोग। तो ये देख लो आप, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और अगर देखा जाए शेड्यूल की बात करें तो 7वें शेड्यूल के ये स्टेट लिस्ट में आता है पंचायती राज, न कि सेंट्रल लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट। इसके बाद 1957 में अगर देखा जाए तो एक पहला, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहला जो बना था वो कौन सा स्टेट था, तो जल्दी से अगर आपको पता हो तो बता दो। जो पहले स्टेट में बना था वो राजस्थान का, राजस्थान में एक गांव में था, वहां बना था। तो पहला कमेटी बना था बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता कमेटी क्या बोलता है कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। बस इतना याद रखना, जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, अशोक मेहता कमेटी आया था। मैं आपको अभी ट्रिक भी बताऊंगा किस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। अशोक मेहता कमेटी ने बोला था कि जो पंचायती राज होता है वो 2 टियर सिस्टम में होना चाहिए। 2 टियर सिस्टम क्या होता है, 3 टियर मतलब होता है कि 3 लेवल पे होगा, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, फिर पंचायत लेवल पे, फिर जिला परिषद।
अशोक मेहता ने बोला 2 ईयर्स होना चाहिए। फिर जीवीके राव कमेटी आया था, और इसके बाद आता है LM सिंघवी। इसने बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, इसने बोला था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ लेता है किस कमेटी ने ये बोला था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दो, तो वो था LM सिंघवी कमेटी। इसके बाद अगर देखा जाए तो कई बार आया लेकिन वो पास नहीं हो पाया, और पार्ट देखे तो एक नया पार्ट ऐड हुआ था, पार्ट 9। और आर्टिकल की बात करें तो 243 आर्टिकल है हमारे संविधान के, 243 आर्टिकल में है। और शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल 11वां शेड्यूल और 12वां शेड्यूल ये दोनों ऐड हुआ था। जब हमारा संविधान बना था तो टोटल 8 शेड्यूल थे, अभी के समय 12 शेड्यूल हैं, 4 शेड्यूल ऐड हुआ है। नवा शेड्यूल मैंने आपको बताया था लैंड वाला, और 10वां एंटी डिफेक्शन लॉ वाला मैंने बताया था आया राम और गया राम। चलो, तो हमने बहुत अच्छे से हर एक चीज समझ लिया है। एक चीज और बता दूं, पंचायती राज में जो इलेक्शन होता है उसकी जो उम्र होती है 21 साल की एलिजिबिलिटी होती है। एक चीज और बता दूं, आपने लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में देखा होगा कि जब इलेक्शन अगर फिर से होता है तो पूरे 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन अगर इसमें कोई प्रधान है और वो 2 साल काम करता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो दोबारा इलेक्शन होगा और जो नया प्रधान बनेगा वो सिर्फ 3 साल ही काम करेगा। चलो, अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर दो सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन, आपको ये बताना है कि जो धुआंधार फाल है वो किस नदी पे बना है। आपके ऑप्शन है चंबल, तापी, नर्मदा और लूनी। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। ओके, चंचल ने बिल्कुल सही बताया, नागौर था वो, और राजस्थान में है। इसका आंसर दो सभी लोग। धुआंधार फाल जो है किस नदी पे है। चलो, मैं आपको हल्का सा फाल के बारे में बता दूं। देखो, अगर चंबल नदी के बारे में बात करें तो ये रिफ्ट वैली के थ्रू बहता है, जिसे हिंदी में कहते हैं भ्रंश घाटी बोलते हैं। तापी और नर्मदा की बात करें तो ये भी रिफ्ट वैली के थ्रू बहता है और अरेबियन सी में जाके गिरता है। लूनी की बात करें तो ये राजस्थान की रिवर है, और ये राजस्थान की लाइफ लाइन कहते हैं। सबसे पहले आंसर दिया है चंद्रेश जी ने, इन्होंने नर्मदा बोला है। बाकी लोग भी आंसर दो जल्दी से। अब देखना यह है कि क्या ये सही हो पाता है। सभी लोग नर्मदा दे रहे हैं, ऋत्विका, वैशाली, रीता जी, खुशबू, सभी का ये सही आंसर है। और इसका जो आंसर होगा वो नर्मदा ही होगा। नर्मदा किस स्टेट में है, ये फाल मध्य प्रदेश में है। अब हम हल्का सा और इसके बारे में देखेंगे। ये आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं नर्मदा रिवर पे। और एक और जॉग फॉल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटका के स्टेट में है, कर्नाटक में ये है। चलो, अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और इसका आंसर दो सभी लोग। ये क्वेश्चन मैंने लिया है इकोनॉमी से। इसका देखते हैं कौन आंसर देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश जबलपुर में है। जी बिल्कुल सही है, MP जबलपुर। जी सभी का सही आंसर है। आपको ये बताना है कि इन्फ्लेशन को कौन एक्सप्लेन करता है। पैसे का मूल्य इंक्रीज हो जाता है, कीमतें घट जाती है, रोजगार घट जाता है, पैसे का मूल्य घट जाता है। इसका आंसर दो सभी लोग कि क्या होगा, कि इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है। आप सभी को पता है अपने देश में अगर देखा जाए तो मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताया था, और ये बना था। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर RBI के होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। और इसका जो चेयरमैन होता है RBI का जो गवर्नर होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। आपको ये बताना, सभी लोग डी बता रहे हैं। सबसे पहले जो आंसर दिया है रीता जी ने आंसर दिया है, और ये बिल्कुल ही सही आंसर है। वैशाली, ऋत्विका, सभी का सही आंसर है। तो रीता जी के लिए सभी लोग तालियां बजा दो, इनका सही आंसर है। जब इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई होना। डिफ्लेशन का मतलब होता है सस्ता होना। तो महंगा मतलब कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। 1 किलो आलू अगर 20 रुपए का है, और जब इन्फ्लेशन होता है तो वही आलू 40 रुपए का हो जाता है। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, आप जिस रुपए में 1 किलो आलू खरीद रहे थे, अब 1 किलो आलू खरीदने के लिए आपको 40 रुपए लग रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पैसे की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। अब उतने ही पैसों में कम चीजें मिल रहा है। चलो दूसरी भाषा में समझाता हूँ।
अगर आपको 20 रुपए में कोई चीज 1 किलो मिल रहा है, अब 20 रुपए में आधा किलो मिल रहा है, मतलब कि पैसे की वैल्यू घट रही है। तो ये होता है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, पैसे की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। चलो अब हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये मैंने लिया है एनवायरनमेंट से। देखना ये है कि इसका आंसर कौन दे पाता है। आप इंग्लिश वाला रीड करो, ये ज़्यादा सही है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया है। आपको ये बताना है कि दो जोन जो होता है वो दोनों मिल जाते हैं तो उस ट्रांजिशन वाले जोन को क्या बोलते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। आपके ऑप्शन है इकोलॉजिकल निच, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोटोन या शोर इफेक्ट। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। इन्वायरमेंट के इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन को जो क्या बोलते हैं, जब दो इकोसिस्टम जहां पे मिलते हैं तो जो मर्ज वाला एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। तब तक मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूं। रीता जी ने सबसे पहले आंसर दिया है और इन्होंने कहा है इकोटोन, और आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही सही आंसर है। रीता जी आपका सही आंसर है। हल्का सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इकोटोन होता क्या है। ये आप पिक्चर से देखोगे आप समझ जाओगे। आप ये देखो, ये ईस्चुरी अगर आप देख रहे हो तो ईस्चुरी में क्या होता है, जब रिवर का फ्रेश वाटर और समुद्र का सेलाइन वाटर जहां मिलता है तो उसे ईस्चुरी बोलते हैं। ये पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो। मैंग्रोव फॉरेस्ट देख लो या मार्श लैंड देख लो, तो ये ग्रास लैंड देख लो, तो जहाँ पे क्या होता है, लैंड होता है और वाटर होता है, दोनों का जमाव होता है। तो ये क्या होता है, दो इकोसिस्टम जहाँ मिलते हैं उसे इकोटोन कहते हैं, उस ट्रांजिशन एरिया को। और वो जो लैंड होते हैं काफ़ी फर्टाइल होते हैं। अब यहाँ से हमारा करंट अफेयर शुरू होने जा रहा है, और करंट अफेयर के आंसर दो सभी लोग। जल्दी से आंसर दो। आपको ये बताना है कि दो UNFCCC जो है 1992 में बना था, इसका अभी जो 2022 वाला हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये किस देश में हुआ था। जल्दी से आप लोग आंसर दो इसका। COP27 का कहां पर हुआ था। चंद्रेश जी आपने सी बोला है, चंचल जी आपने सी, खुशबू सी, ऋत्विका सी जी, चंद्रेश जी आपने बिल्कुल सही बताया हिंदी में एक्सप्लेन करके। इसका आंसर दो सभी लोग कि UNFCCC जो हुआ है COP27, ये किस देश में हुआ। आपका ऑप्शन है तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर या इजिप्ट। जल्दी से आंसर दो इसका। तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले रीता जी ने आंसर दिया है तुर्की। बाकी लोग भी आंसर दो इसके बारे में। ध्यान से देखना, आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ UNFCCC के बारे में। ये जो बना था 1992 में बना था। 1992 में रियो समिट होता है ब्राजील में, तो वहाँ से ये बना था। इससे तीन चीज़ें निकल के आती है। एक UNFCCC निकल के आता है, एक एजेंडा 21 निकल के आता है, और एक निकल के आता है CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तीन चीज निकल के आता है और ये लीगली बाइंडिंग होता है। लीगली बाइंडिंग का मतलब ये होता है अगर कोई देश इसे साइन करता है तो उसे फॉलो ही करना होगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो चंचल ने सी बताया है कतर, और ऋतिका ने बी बताया है सऊदी अरेबिया, और खुशबू ने भी सी बताया है। पर आपको बता दूं कोई बात नहीं, इसका जो सही आंसर होगा इजिप्ट होगा। इजिप्ट जो है ये अफ्रीका का एक देश है। आप इस मैप में देख सकते हो, अफ्रीका का जो ये नॉर्थ वाला देश है ये इजिप्ट यहाँ पे है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, मेडिटेरेनियन सी के जस्ट नीचे वाला। इसके बाद आपको ये पता है स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल जो है, जो वास्को डी गामा भारत आया था, अफ्रीका के नीचे से होके आया था। होप ऑफ गुड होप कहते हैं। और ये जो स्वेज कैनाल की खोज हुई थी आई थिंक 1859 में हुआ था। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। और जब इसकी खोज हो गई तो भारत आने का रास्ता छोटा हो गया। अभी जो COP27 हुआ था ये इजिप्ट में हुआ था, और अभी जो अगला वाला होगा वो UAE में होगा, यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और जो इससे पहले 2021 वाला हुआ था वो ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में हुआ था। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और करंट अफेयर का ये अगला क्वेश्चन है। इसका आंसर दो सभी लोग। इसका आंसर दो सभी लोग कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर जिन्होंने एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट को जीता है।
जल्दी आपके ऑप्शन है रिया भाटिया, ईसा लखानी, अंकिता रैना या मानिका बात्रा। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। 1879। खुशबू 1879। क्वेश्चन क्या था मुझे, एक सेकंड। इसका आंसर दो सभी लोग। ये कौन है जिन्होंने एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? फर्स्ट इंडियन वीमेन। रीता जी ने बी बताया है, ईसा लखानी। बाकी लोग भी आंसर दो जल्दी से। वैशाली ने भी बी बताया है और बाकी लोग भी आंसर दो। आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मानिका बात्रा। चलो हल्का सा देखते हैं, आप ये फोटो देख सकते हो। इस खेल के बारे में हल्का सा जानने की कोशिश करेंगे। इसका शुरुआत हुआ था 1983 में। 1983 में इसका शुरुआत हुआ था। आप सभी को पता है 1984 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी को 2 सिखों ने उनका असैसिनेशन कर दिया था क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था। ये हर साल होता है टेबल टेनिस और ये फर्स्ट इंडियन वीमेन है जो इस बार कप को जीता है। और ये माना जाता है कि 2013 से ये कहा जा रहा है कि जो इसको जीत लेता है उसका वर्ल्ड कप में एंट्री हो जाता है। चलो अब हम चलते हैं करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर दो सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना यह है कि इसका आंसर कौन दे पाता है। चंचल ने डी बताया है। ओके, चंचल का सही आंसर था, नहीं चंचल ने बी बताया था, खुशबू का सही आंसर था। ओके, और चंद्रेश जी आपने भी सही बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ आप लोग। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? स्प्लीन यानी तिल्ली, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, स्टमक यानी पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। इसका आंसर दो सभी लोग। ग्रेव यार्ड आरबीसी, हल्का सा मैं आपको आरबीसी के बारे में बता देता हूँ। आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है 120 दिन की होती है। ये इसे रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है ये 2 से 8 दिन तक होती है। ठीक, इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये 4 ब्लड ग्रुप होता है, उसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले आंसर दिया है चंद्रेश जी ने और वैशाली ने, इन्होंने बताया है बोन मैरो। बाकी लोग भी आंसर दो तब मैं इसका सही आंसर दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। चंद्रेश जी ने बताया है ए स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए आप लोग। चंद्रेश जी ने स्प्लीन बताया है। अब देखना यह है कि क्या सही हो पाता है। बाकी लोग भी आंसर दो। चंचल ने डी बताया है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। खुशबू ने बी बताया है बोन मैरो। पर इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा आपका स्प्लीन। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। स्प्लीन क्या करता है? ये हमारे बॉडी में होता है और ये जो है ब्लड को रिसाइकिल करता है। जो भी डेड हो जाते हैं उन्हें रिसाइकिल करके नया बनाता है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। ये आप देख सकते हो। इसके साथ ही अगर मैं आपसे पूछूं सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, अगर आपको पता हो तो जल्दी से बताओ। सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी बताओ। चलो अब हम चलते हैं करंट अफेयर के अगले क्वेश्चन पर। ऋतिका ने डी बताया था, देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा। निस्सी आपने सही बताया है। रीता जी आपने गलत। बोन मैरो बता दूं, इसमें आरबीसी बनता है। बोन मैरो में आरबीसी बनता है, ये समझ लो आप लोग। चलो खुशबू आपका भी गलत था। एक सेकेंड। बोन मैरो नहीं, बोन मैरो नहीं होगा खुशबू। इसका आंसर दो सभी लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखता हूं कौन दे पाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? ये 1905 में बना था और इसका आपको बताना है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। ओके, रुतबे
चंद्रेश जी ने एकदम सही बताया है, इनके लिए तो तालियां बनता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेता है कि लाइसोसोम को क्या बोलते हैं। ओके, ऋतिका जी ने डी बताया है, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो सभी लोग। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? मैं आपको बता दूं, अपने देश में जो भी आपदा आता है उसके प्रबंधन के लिए ये बनाया गया था। 2006 में ये बना था और 2005 वाला जो एक्ट होता है मैनेजमेंट डिजास्टर एक्ट, उसके थ्रू ये बना था। 9 का सी आंसर दिया सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर। और ये किसने दिया है? ये दिया है आपने, वैशाली ने सबसे पहले दिया है, फिर रीता जी ने आंसर दिया है और चंद्रेश जी ने सी बताया है। चंचल निशी ए नहीं होगा, इसका सही आंसर जो होगा प्रधानमंत्री होगा। बिल्कुल सही आंसर है, सभी का सही आंसर है। हल्का सा इसके बारे में देखेंगे, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये हर साल 19 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और ये इस समय आपको बता दूं स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये एक्ट के थ्रू बना है। जो भी एक्ट के थ्रू बनता है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं और जिसके लिए आर्टिकल होता है उससे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक बॉडी कहते हैं। खुशबू आपने बी बताया है, बी क्या था एक बार मैं देख लेता हूँ। होम मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर तो नहीं हो सकता है। ओके, हल्का सा और मैं आपसे पूछूंगा, जीएसटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? जल्दी से बताओ। पीएम जो होते हैं नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो आप लोग ये सब रट लो, एकदम रटा होना चाहिए, ये सब तो गलत होना ही नहीं चाहिए। चलो, करंट अफेयर का 10वां क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा रैपिड फायर शुरू होगा। आपको ये बताना है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। आपको ये बताना है कि अभी कौन सा स्टेट रिसेंट में वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म को लॉन्च किया है। इसके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश या राजस्थान। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। ऋतिका ओके, कोई बात नहीं, इसका आंसर दीजिए आप कि कौन सा स्टेट जो है वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म को प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अपने देश में आप सभी को पता है कि उतनी सेफ्टी नहीं है। बॉयज कहीं भी जब भी चाहें वो घूम सकते हैं, पर फीमेल के लिए ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे पहले जो आंसर दिया है आपने, वैशाली जी ने बोला है सी, मध्य प्रदेश। रीता जी ने केरल बोला है। ऋतिका ने फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं ऋतिका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा, पीएम होंगे। चंद्रेश जी ने केरल बताया है। तो रीता जी और चंद्रेश जी आप दोनों के लिए तालियां तो बनती है, क्योंकि एकदम सही आंसर है। और ये देखो केरल, केरल आप देख सकते हो, केरल यहाँ पे है साउथ में। अगर मैं आपसे पूछूं इस कोस्ट को क्या बोलते हैं, केरल वाला जो कोस्ट है, इस कोस्ट का कोई नाम बता दे तब मैं जानूं। और इस वाले तमिलनाडु वाले कोस्ट को क्या बोलते हैं? जल्दी से अगर आपको पता हो तो जल्दी से बताओ। केरल में एक लेक पाया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं वेम्बनाड लेक। केरल में एक नाव वाला रेस होता है, उस नाव वाले रेस को आप लोग जानते हैं, उसको कहते हैं वल्लम करी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए वल्लम करी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन। और केरल में यहाँ पे आप सभी जानते हैं नीलगिरी है, और नीलगिरी जो है केरल हो या कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, तीनों का जंक्शन पॉइंट है। और यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं अन्नामलाई हिल है, ठीक, नीलगिरी पे। चलो अब हम चलते हैं रैपिड फायर के लिए, सभी लोग रेडी हो जाओ। और रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर दो सभी लोग। खुशबू ने आपने 10 का भी बताया है, ऋतिका और शांत काठी एनिमल एलिफेंट, हाँ केरल कर्नाटक। इसका आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन ये है कि अभी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कौन सा ब्रिटिश एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश कर दिया, यानी ईस्ट इंडिया को खत्म कर दिया। और वहां से क्या हुआ, इसको आप लोग आंसर दो।
किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया था? ओके, सबसे पहले वैशाली जी ने आंसर दिया है ए, चार्टर एक्ट 1853। रीता जी ने बोला इंडिया का फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान ओपन हुआ। जी, इसका आंसर दो सभी लोग। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट किस एक्ट से खत्म हुआ था? 1853, 1858 या 1861 या 1909 का गवर्नमेंट एक्ट? जल्दी से ऑप्शन दो। और ऋतिका ने बी बताया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रीता जी ने भी बी बताया है, और जिसने भी बी बताया है उसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एकदम सही आंसर है। इसका आंसर दो सभी लोग। आपको ये बताना है किस एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से नाम चेंज होके वायसराय ऑफ इंडिया हो गया है? जल्दी से आपको यह बताना है। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? जल्दी से आंसर दो। अनीता पांडे जी गुड इवनिंग, क्या बात हो गई आज आप लेट हो गए? इसका आंसर दो। खुशबू, आपका आंसर क्या बात है, बहुत लेट से आ रहा है। ओके, 1 का बी बताया है आपने। जी बिल्कुल सही है अनीता जी, आपका सही है। खुशबू आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो आप लोग। चंद्रेश जी आपका भी सही है। किस एक्ट से चेंज हुआ है? ओके, वैशाली ने सबसे पहले बताया है 1858। अब देखना यह है कि क्या ये सही होता है। बाकी लोग भी आंसर दो। संजय विश्वकर्मा जी ने बी बताया है 1853। अनीता पांडे जी ने भी बी बताया है। रीता जी ने 2 का डी बताया है। पर आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होता है ऋतिका ने सी बताया है। तो सबसे पहले तो तालियां हो जाए उनके लिए, वैशाली के लिए और ऋतिका के लिए तालियां बजा दो, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया है। चलो, इसका आंसर जो सभी लोग ये है कि शाहमल जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो शाहमल किस जगह से बिलोंग करते थे? बागपत, झांसी, बरेली या कानपुर? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। ओके, कोई बात नहीं। चंद्रेश जी सी सही है आपका। संजय विश्वकर्मा जी ने बी बताया है। इसका आंसर दो सभी लोग। ओके, संजय जी बी नहीं होगा। इसका आंसर दो। शाहमल कहां से बिलोंग करता था? मैंने कल आपको बताया था, क्लास में बताया था, झांसी की रानी जो थी वो झांसी से थी। तो इसका क्या होगा? शाहमल, बागपत, झांसी, बरेली या कानपुर? सबसे पहले आंसर दिया वैशाली ने बागपत। बाकी लोग भी आंसर दो। इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बता दूं। बाकी लोग जल्दी से आंसर दो, तब मैं इसका आंसर देता हूं। शाहमल कहां से थे? बागपत, झांसी, बरेली या कानपुर? कानपुर से तो तात्या तोपे थे, आप सभी लोग जानते हैं। झांसी से तो लक्ष्मीबाई थी, आप सभी को पता है। बागपत से कौन था? ऋतिका ने ए बोला है बागपत। रीता जी ने सी बताया है। बरेली, खुशबू ने ए बताया है। तो अनीता जी ने बागपत। तो जिसका चंचल ने भी ए बताया। काफी देर बाद चंचल जी का आंसर आया है, और आपको बता दूं कि एकदम सही आंसर है आपका। तो जिसने भी बागपत बताया है वो अपने लिए तालियां बजा ले, क्योंकि आपका एकदम सही आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये मैंने परसों बताया भी था। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रिनेसांस? किसे फादर कहते हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को बनाया है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। खुशबू, कानपुर, तात्या तोपे। जी बिल्कुल सही है। निशी ने ए बताया है और ऋतिका ने भी ए बताया है। चलो, जिसने भी उसमें बताया था ए, उसका सही आंसर है बागपत ही होगा। चलो, इसका आंसर दो सभी लोग। 4 का सबसे पहले आंसर दिया है बी, और किसने दिया है? ये दिया है वैशाली जी ने। वैशाली जी, फिर इसके बाद चंद्रेश जी ने स्वामी विवेकानंद बताया है। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर दो। अनीता पांडे जी ने बी बताया है, यानी कि राजा राम मोहन राय। चंचल जी ने ए बताया है। पर इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। इसका सही आंसर होगा, और ये कुछ सही है, चंचल का भी सही है, काफी लोगों का ये सही है। चलो, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर दो सभी लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी या वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कैनिंग? जल्दी से आंसर दो सभी लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था?
जल्दी से आंसर दो सभी लोग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आप सभी जानते ही हो। अगर कोई राजा है, उसका रियल संतान नहीं हो रहा है, तो जो बच्चे को उसने एडॉप्ट किया है वो राजा नहीं बनेगा, उसे गद्दी नहीं मिलेगी। इसका आंसर दो सभी लोग कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था। वेलेस्ली को जानते हो आप लोग, इसने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन लैप्स पॉलिसी किसने, संजय जी ने ये बताया है। अब देखना ये है कि संजय जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, क्या ये सही हो पाता है। क्या बात है वैशाली, आप सेकंड नंबर पे आ गए। चंचल जी ने सी बोला है, वो भी डाउट में। चलो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तालिया तो बनता है संजय जी के लिए, काफी देर बाद इन्होंने आंसर दिया है और एकदम सही आंसर दिया है। चंद्रेश जी ने ए, अनीता पांडे जी ने आपका भी सही है, खुशबू डलहौजी सही है। जिसने भी डलहौजी बताया उसको सही है। और डलहौजी को आप सभी जानते हो, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, क्योंकि जितने भी विकास के काम हुए थे इन्होंने ही किया था। जैसा कि अगर देखा जाए, पहला रेलवे लाइन इन्होंने बिछवाया था, पहला टेलीग्राम लाइन इन्होंने बिछवाया था, और भी बहुत सारे काम किए थे। इन्हीं के समय ऊट से डिस्पैच आया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो सभी लोग। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसे किसने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर या आर.सी. मजूमदार। रीता जी ने ए बताया था। ए पे क्या ऑप्शन था एक बार मैं देख लेता हूं। वो लॉर्ड डलहौजी जी, एकदम सही आंसर। इसका आंसर दो आप सभी लोग। संजय जी ने सी बताया है, वी.डी. सावरकर, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। अनीता जी ने भी सी बताया है। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर दो। वैशाली ने सी बताया है। चलो इसका जो सही आंसर होगा एकदम वी.डी. सावरकर ही होंगे, आप सबको पता हो ही गया है, मैंने बताया भी है इसके पहले वाले क्लास में। चलो इसका आंसर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर ये दो कि जब झांसी 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो झांसी में कमांडिंग ऑफिसर कौन था ब्रिटिश में से। आपके ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, सर हुइज व्हीलर, सर हुइज रोज या जॉन निकोलसन। जल्दी से आंसर दो सभी लोग, इसका क्या आंसर होगा। झांसी का कमांडिंग ऑफिसर कौन था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो सभी लोग। चंचल आपने सी बताया है 6 का, वी.डी. सावरकर। ऑलमोस्ट सभी का सही है। संजय आपका भी सही आंसर है। इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। निशी आपका भी सही आंसर है। कमांडिंग ऑफिसर कौन था। और सबसे पहले आंसर जो आया है अनीता जी का आया है बी, सर हुइज व्हीलर। बाकी लोग आंसर, गंगा वर्मा जी सी बताया है। क्या बात है गंगा वर्मा जी, आज आप लेट हो गए। क्लास 7:30 पे होती है, कोशिश करिए आप लोग की 7:30 पे आ जाया करें। और बाकी लोग भी आंसर दो। वैशाली ने ए बताया है। अच्छा, गंगा वर्मा जी का 6 का सी आंसर है। बाकी लोग भी आंसर दो, इसका क्या होगा। खुशबू ने सी बताया है। चलो ऋत्विका ने ए बताया, पर इसका जो सही आंसर है, चंचल ने भी सी बताया है। इसका जो सही आंसर होगा सर हुइज रोज, आपके एकदम सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत पूछता है। चलो अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। और ये हमारा क्लास आज का ओवर हो गया। तो कैसा रहा आज का क्लास, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और चंद्रेश जी आपने भी सही बताया था, सी सही है। ऑलमोस्ट सभी का सही आंसर है, कुछ लोगों का गलत है, पर कोई बात नहीं। कैसा रहा आज का क्लास। और कल से आप कोशिश करें कि 7:30 पे आ जाया करें, या आप रिकॉर्ड वाले लेक्चर को देख लिया करो, क्योंकि आपके डेट भी आ चुके हैं और आपको ये मिस नहीं करना है। अगर ये आप 40 मिनट का क्लास आप डेली करते हो तो आपके 10 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एक एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो चलो कैसा रहा आज का क्लास। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां भी पूछ सकते हो। चलो अनीता पांडे जी, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया। वहां रॉन्ग नहीं करना है आपको, बस यहाँ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।